नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। पहले तो बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन आज जारी किया, उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल बाद एक बार फिर से पश्चिमी यूपी के जाटलैंड को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया। मोदी ने बुलंदशहर में अरबों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और कुल मिलाकर उन्होंने संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि किसानों, नौजवानों, जाटों के असली हिमायती वही हैं। मोदी ने कहा कि रोजगार के अवसर बहुत पैदा हो रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि गन्ना बेल्ट भी है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ की कि योगी जी ने 20 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों को काफी राहत दी। प्रधानमंत्री ने इस जाटलैंड से एक तीर से कई चुनावी निशाने साधे। किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी को यहां थोड़ा मुश्किलें नजर आई थी और एक उपचुनाव भी बीजेपी यहां हार गई थी, अपनी सीट गंवा दी थी बीजेपी ने। विधानसभा का उपचुनाव 14 सीटें इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में हैं। 7 सीटें भी बीजेपी के पास हैं, 2 सीटें उसके सहयोगियों के पास हैं। बीजेपी चाहती है कि 14 में कम से कम 12-13 सीटें उसके पास रहें और ये पूरा एक तरीके से जो आरएलडी का, सपा का और कुछ इलाका कांग्रेस का भी यहां पर है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक रणनीति तैयार की। बुलंदशहर से पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारत में एक कैंपेन की एक ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री ने खींची जो शाम होते होते गुलाबी शहर जयपुर में भी नजर आई। गणतंत्र दिवस परेड के लिए हमारे जो मुख्य मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, उनके स्वागत के लिए जयपुर ने पलक पावड़े बिछा दिए और प्रधानमंत्री ने एक लंबा रोड शो राजस्थान में भी कर डाला मैक्रा के स्वागत में। लेकिन स्वागत मैक्रा महोदय का है, लेकिन राजनीति और निशाना देश के वोटों पर है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से बड़ा राज्य और राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य, और बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री लगातार 4 तारीख को बिहार भी जाएंगे प्रधानमंत्री। इस बीच बिहार में गठबंधन को लेकर उठापटक है। नीतीश और लालू प्रसाद में खटपट नजर आ रही है और दोनों दलों के नेता अलग अलग अपने विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, बैठकें चल रही हैं। दोनों बैठकों के बीच सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ में जाएंगे। हालांकि यह साफ हो गया है कि 4 तारीख को वो प्रधानमंत्री के साथ तो मंच शेयर करेंगे, लेकिन जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में होगी तो वो राहुल गांधी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अभी से मतदाताओं को रुझाने का काम शुरू कर दिया है। इस बीच आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली दफा वोट करने वाले युवाओं से दिल की बात कही। पीएम मोदी ने युवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म की गति को और तेजी देगा। पीएम ने कहा कि एक वोट डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए
संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो, ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। क्या है चुनावी बिगुल फूकने के पीछे का गणित? लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पर नजर आ रही है। पीएम मोदी चुनावी प्रचार का शंखनाद पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से कर चुके हैं। पीएम मोदी की ये रैली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हुई है। बीजेपी ने ये दावा किया कि इस चुनावी जनसभा के लिए तकरीबन 5 लाख लोग शामिल हुए। पीएम मोदी ने पूर्वी यूपी के बाद अब पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की है। बुलंदशहर बीजेपी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। साल 2014 में पीएम मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बुलंदशहर से की थी। तब बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में बीजेपी को 14 में से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब बीजेपी बाजी पलटने के लिए एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार है। मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और ये समय तो हमारे यहाँ परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बीजेपी ने 2014 में 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में आम चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। पार्टी ने 62 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी गठबंधन अपना सहयोगी दल ने 2 सीटें जीती थी। बीजेपी एक बार फिर से पश्चिमी यूपी को जीतने की कवायद में जुट गई है और यही वजह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद पीएम मोदी एक बार फिर पश्चिमी यूपी में चुनावी हुंकार भर चुके हैं। बुलंदशहर दिलाएगा बुलंदी। पश्चिमी यूपी के मथुरा, बागपत जैसे जिलों में जाट मतदाताओं की बहुलता है। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर जैसे कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जाट के साथ मुस्लिम और यादव मतदाता भी आ जाएं तो परिणाम बदल सकते हैं। जाट मतदाता नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से खफा थे, लेकिन बाद में सरकार ने ये कानून बदल दिया, जिसका सीधा असर यूपी चुनाव 2022 में देखने को मिला। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन जाटलैंड में अच्छा रहा था। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी जाटलैंड को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और शायद यही वजह है कि पार्टी ने पहले जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया और अब अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को भी पश्चिमी यूपी के मैदान से लोकसभा के लिए उतार दिया है। परिवारवाद पर नीतीश का वार। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। एक दिन पहले जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर परिवारवाद पर हमला बोला तो इसका सीधा रिएक्शन भी देखने को मिला है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। इस घटना से बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से बदल गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने संधान कर दिया है जाटलैंड से उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का और पूरे देश में जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री के दौरे हैं अगले कुछ दिनों के अंदर,
वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को एक बड़ी गति देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके मुकाबले खड़ा होने की कोशिश कर रहे इंडिया वाले गठबंधन में रार मार वार पलटवार खींचतान, एक दूसरे को आईना दिखाना, यही चल रहा है। बिहार में इस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार भी कुछ अलग तरीके के तेवर दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने इस मंथन कार्यक्रम में कहा था कि नीतीश के मन में क्या है। वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है। हालांकि संकेत और संदेश जो मिल रहा है वो लग रहा है कि क्या वो 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जब बिहार में एक कार्यक्रम में होंगे तो हो सकता है कि उस दिन नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम ले, वापस चले जाएं। लेकिन अभी बहुत सारी सवाल किंतु परंतु, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी चुप्पी है। 2 दिनों तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विराम देकर राहुल गांधी दिल्ली में हैं और वजह है कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के कारण उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विराम दिया है। बड़ा समीकरण उलझ गया है। एक समय ऐसा लगा था कि इंडिया वाले गठबंधन के 28 दलों ने एक ऐसा प्रेशर बनाया था, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर एक ऐसा माहौल बनाया था कि लड़ाई मंडन बनाम कमंडल होगी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि मंडल भी बीजेपी के हाथ में है और कमंडल भी बीजेपी के हाथ में है। और एक एक करके ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि हम अलग लड़ेंगे। केजरीवाल की पार्टी पंजाब में अलग लड़ रही है। नीतीश कुमार के राव रंग समझ में नहीं आ रहे हैं। एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि फ्रेंडली फाइट हो सकती, सारी सीटों पर 1-1 नहीं हो सकता। चल क्या रहा है गठबंधन में? हमारे साथ मंथन में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानने, समझने, पढ़ने वाले पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति को अरसे से फॉलो कर रहे, समझ रहे, लिख रहे, पढ़ रहे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। मलिक साहब, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह किसान नेता हैं, आरएलडी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने आज जाटलैंड से बिगुल फूंका चुनाव का और बिहार में सियासी तूफान आ गया है। मलिक साहब से चर्चा की शुरुआत करते हैं। दशकों का लंबा अनुभव है मलिक साहब को राजनीति को समझने देखने का। मलिक साहब, जिस तरीके से इंडिया वाला गठबंधन खड़ा होता नजर आ रहा था, लेकिन इधर एक हफ्ते से, बल्कि यूं कहें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से स्थितियां परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा मामला क्या चल रहा है, क्या स्थिति राजनीति किस करवट जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज जाटलैंड में वो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में, उसके क्या मायने हैं और नीतीश कुमार को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो जरा हम आपके जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब। देखिए दुर्गेश जी, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें, भारतीय जनता पार्टी मेरे विचार से पिछले 6 महीने से ही चुनावी मोड में है और लगातार उसकी तैयारी चल रही है। और जिस प्रकार से पिछले 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव जीता है, उससे भारतीय जनता पार्टी का मोरल हाई है और कांग्रेस का और गठबंधन का मोरल थोड़ा डाउन है जी। इसी चीज को अगर आप देखेंगे कि मोदी किसी भी रैली, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी इवेंट को यूं ही नहीं कर देते, उसके पीछे उनका एक बड़ा मकसद होता है। एक छोटा सा उदाहरण अगर आप लेंगे, जिस दिन मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में चुनाव था, अगले दिन वोटिंग था, एक दिन पहले वो भगवान बिरसा मुंडा के प्रोग्राम में गए और उन्होंने वहां पे तमाम घोषणाओं का जिक्र किया, झारखंड तमाम चीजें करी और रात को वो रुके भी वहां। तो उससे भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था वनवासी क्षेत्रों में, उसमें बड़ा बल मिला और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा वहां हुआ जी। इसके मुकाबले अगर हम गठबंधन को देखते हैं, गठबंधन के एलाइज को देखते हैं, कांग्रेस को देखते हैं, तो वो इन तैयारियों में बहुत पीछे है।
आज भी पीछे है। अगर आप देखेंगे ये गठबंधन की कवायद जो है लगभग 7 महीने से चल रही है। और अगर आपको याद होगा, पहली बैठक पटना में 7 महीने पहले हुई थी, उसके बाद मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली तमाम बैठकें हुई, और आज भी नतीजा सिफर है। आज तक सीटों के तालमेल पे कोई बात नहीं हुई है। गठबंधन का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज की डेट में नहीं बना है। देखिए, तो दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अधिकतर राज्यों में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, तो आपके पास पूरा तंत्र है। इतनी आसानी से गठबंधन को आसानी से भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं, शाम दाम दंड भेद करेगी। अगर गठबंधन में कुछ पार्टियां आना भी चाहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडों से उनको रोकने का काम करेगी। उसके उदाहरण केसीआर, ममता बनर्जी और तमाम दूसरे दल हैं। जैसे कि झारखंड का एक दल है, आज तमाम वहां पे ईडी और दूसरे जो हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी के यूज हो रहे हैं, होना भी चाहिए। इससे पहले भी जो सियासी दल सरकारों में रहे हैं उन्होंने भी इन हथियारों का यूज किया है। जो भी सरकार बनती है उसके ये टूल मात्र होते हैं, मेरा ये मानना है। तो मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से मोदी ने एक राममय बना दिया है और अब वो दूसरी बार विकास की बात कर रहे हैं, और जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि मोदी ने बिगुल फूंक दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर हम खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 साल पहले 2014 में जब शुरुआत हुई थी अब की बार मोदी सरकार की, तो मोदी जी ने इसी क्षेत्र से शुरू किया था अपना चुनावी बिगुल बजाया, उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू किया था। यहां पे मैं 2-3 चीजें आज के हालात में देखता हूं कि एक तो कल्याण सिंह जी का पूरा मैदान खाली है, मायावती का पूरा मैदान खाली है, उसको कवर कर सकते हैं मोदी जी, उसको साधने की कोशिश यहां से कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे गन्ना किसानों का बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है और गन्ना किसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा उसको, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विमुख दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके साधने की भी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी की है। अभी आप देखेंगे 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश होगा उसमें किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी जिससे कि किसानों को खुश किया जा सके। तो एक कवायद लेकर मोदी जी चल रहे हैं। और हमें एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी इसमें किसी को भी श्रेय नहीं देना चाहते। मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी चल रही है वो सिर्फ उनके अकेले की गारंटी की गाड़ी चल रही है, और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, इसको साधे रखना, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होना, उस पर बीजेपी का स्पेशल फोकस है। और उसी के हिसाब से पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खासकर सीटों वाइज बहुत तैयारी कर रही है, और इनके जो संबंधित संगठन है वो जोर लगाए हुए हैं पिछले 6 महीने से। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें मलिक साहब ने हमारे दर्शकों के सामने रखी। आप बने रहिए, बहुत आभार आपका। मैं पीयूष पंत की तरफ रुख करूंगा। पीयूष जी, लगातार हम और आप आज दूसरे दिन बिहार पे डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि शंखनाद बुलंदशहर में है, तूफान बिहार में आया हुआ है, गठबंधन की नींव वहीं से पड़ी, जो गठबंधन के कर्ता धर्ता हैं वही भंवर में फंसे नजर आ रहे हैं। क्या हालात हैं, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति? देखिए, हालात आशंका जनित अभी दिखाई दे रहे हैं। एक आशंका का माहौल लगातार दिखाई दे रहा है, और हर कोई ये उसमें लगा हुआ है कि भाई अब होना क्या है, क्या गठबंधन रहेगा या बचेगा, क्योंकि जो उसके नायक थे जिन्होंने तमाम कोशिश करी, आज वो खुद भी जो है कि कहीं न कहीं जो ढीले होते हुए तो आप छोड़ दीजिए, कहीं न कहीं वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। और कुछ उनकी, हालांकि उनके स्टेटमेंट को मुझे लगता है कि दूसरी तरफ खींचा गया है। उन्होंने एक जो है कर्पूरी ठाकुर जी के संबंध में बातें कही थी, परिवारवाद की अगर उन्होंने बातें कही थी, उस हिसाब से सारा पूरी राजनीति जो है उसके पूरे जितने राजनीतिक दल हैं और उनके नेता हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। और उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया वहां पे, तो एक उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया। तो वो बात उसमें लालू प्रसाद के खेमे से जो बात निकली, और खासकर जो उनकी बेटी है, हाँ, दिक्कत यही है पीयूष जी कि बिटिया कूद गई उनके बीच में। दिक्कत मुझे लगता है वहां से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहिए था, ये इमेच्योरिटी है। क्योंकि देखिए बड़ा सेंसिटिव मामला है गठबंधन का मामला, क्योंकि सारे ऐसे दल हैं जो अपने अपने क्षेत्र के बड़े दल हैं,
क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल के लीडर हैं वो सब, और क्षेत्रीय दल में उनकी एक वहां पे पैठ है और वो सरकार भी चलाते हैं कई राज्यों में। तो ऐसे में ऐसे तरह उनके बेटा बेटी, शायद इसी तरफ नीतीश जी का इशारा था, परिवारवाद ही जो है इन पार्टियों को या इनके नेताओं को ले डूबता है, क्योंकि वहां पे उनकी बेटी को इस तरह कमेंट करने का कोई मतलब नहीं था। एक मैच्योरिटी होती है, देखिए चीजों को समझने की जरूरत होती है, समय क्या है उस समय को, और आपकी लड़ाई कौन सा संघर्ष आप कर रहे हैं, किसके खिलाफ आप एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी वो ताकत है जिसको हरा पाना जो है बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि वो हर हथकंडे का इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए इस तरह के वक्तव्य देना इमेच्योरिटी मैं कहूंगा, और वो डैमेज करता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि देखिए जो नीतीश कुमार हैं वो जो है कि वो इतनी जल्दी मुझे लगता है कि वो कहीं इधर उधर करेंगे नहीं, जहां तक मेरा जो आकलन है वो, क्योंकि ये चीजें चलती रहेंगी, हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि गलत मैसेजिंग होती है इसकी। पीयूष जी, लग रहा है आज कल के मुकाबले आप भी कुछ हल्का सा मतलब हिले हुए हैं अंदर से, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में हम और आप भी अब नहीं कह पा रहे कि क्या करेंगे नीतीश कुमार। सब अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं। नीतीश अपनी अलग बैठक लगाए हुए हैं, आरजेडी अपनी अलग बैठक लगाए हुए हैं, और यहाँ पे बीजेपी जो है यहाँ पे उन्होंने बुला लिया है अपने बिहार के नेताओं को, यहाँ दिल्ली में अमित शाह वहां लगे हुए हैं। तो कोई किसी को भी लगे क्या कुछ पक रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक कड़वी जली हुई खिचड़ी हो सकता है बड़ी बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी भी बन सकती है वो। तो मुझे लगता है 1-2 दिन और इंतजार करने का समय है, लेकिन अब वो समय मुझे लगता है, देखिए कल भी मैंने आपसे 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था दुर्गेन जी कि नीतीश कुमार के लिए ये मुझे लगता है एक हाराकारी वाला कदम होगा अगर वो बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको खत्म करने का काम किया। अगर आप देखिए तो बिहार में धीरे धीरे बीजेपी ने जेडीयू को जो है हाशिए पे ला दिया है वो, और इसका उदाहरण है पिछला चुनाव, इसका उदाहरण है वो। तो उन्होंने जो है कि उनके सर को देखते आज बहुत सारे नेताओं के बड़े नरम बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। एक गिरिराज सिंह एक ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, बाकी बीजेपी वाले बड़े नरम नजर आ रहे हैं नीतीश के मामले में। तो देखिए बीजेपी को तो चाहिए, बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि जो है कि नीतीश आ जाए, क्योंकि फायदा बीजेपी का होना है। पिछली बार भी देखिए जो लोकसभा सीटें वहां जो एनडीए ने जीती थी, वो चूंकि उसमें नीतीश साथ में थे, इसलिए इतनी सारी सीटें, एक सीट छोड़ के बाकी सीटें उन्होंने वहां जीती थी। तो उसलिए बीजेपी तो चाहेगी कि किसी तरह से नीतीश वहां आ जाए, क्योंकि नीतीश का अपना एक प्रभाव है वहां पे, वो जो है कि ओबीसी नेता है वहां पे, तो निश्चित रूप से जो वो उनका एक अपना एक छवि है वहां पे, तो उसका फायदा मिलता है बीजेपी। अभी एक चीज और अपडेट करिए, एक चीज और मुझे अपडेट करिए, दर्शकों को बताइए कि ये वास्तव में अब दोनों तरफ से जवाबी बैठकें, बहुत सारी खबरें कि कैबिनेट में तेजस्वी यादव चुप रहे, फलाजी ये रहे, फलाजी वो रहे, बहुत सारी किंतु परंतु चल रहे हैं। ओवरऑल क्या सीन दिख रहा है? एक राजनीतिक विश्लेषक, एक पत्रकार के तौर पर आपने बहुत दिनों तक रिपोर्टिंग भी की, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? एक दो वो संभावनाएं जरा दर्शकों को हमारे बताइए। देखिए अभी मुझे लगता है कि संभावनाओं के अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा चीजें स्पष्ट होने में, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं निश्चित रूप से हर किसी को, मुझे भी जो है वो अटकलें तो मैं नहीं लगाता, लेकिन मुझे भी किसी निर्णय में पहुंचने में थोड़ी बहुत दिक्कत ये हो रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे सियासी हलचल मची हुई है वो तो। लेकिन मेरा जो आकलन है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत सेंसिटिव टाइम है, इसमें आखिर नीतीश को हासिल क्या होगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने तो नहीं जा रही है, और मुख्यमंत्री भी इस बार जो है इंडिया वाला गठबंधन भी उन्हें नेता नहीं घोषित कर रहा है, भी दिक्कत है उनके सामने। और उधर लालू प्रसाद यादव लगातार दबाव बना रहे हैं कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए खबर तो ये तो पहले भी आपको याद होगा कि खुद नीतीश कुमार ने कहा था, क्योंकि उनकी नजर केंद्र पे थी, और उन्होंने कहा था कि मेरी विरासत जो है तेजस्वी ही संभालेंगे। वो उन्होंने ऑफिशियली ये बात कही थी कि वो ऐसा करेंगे। तो अगर ये लालू इस तरह की बात करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये खुद नीतीश कुमार ने इस तरह की बात कही थी, तो वो, लेकिन उस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। समय क्या है, कौन सी परिस्थिति है, उसको देख के कदम उठाना चाहिए। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि तेजस्वी जो है वही होंगे अगर सरकार बनती है फिर से इनकी, या अगर जो है कि नीतीश कुमार केंद्र की तरफ जाना चाहते हैं या एनडीए में
अब वो पूरी तरह से जुट जाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को और आगे वो जीत दिलवाने में, तो निश्चित रूप से तेजस्वी के ऊपर ही वो जिम्मेदारी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है पीयूष जी, मुझे लगता है लालू प्रसाद मैं लौटूंगा, अभी मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक ब्रेक मुझे लेना है, एक ब्रेक का इशारा भी हुआ है, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से लौटूंगा तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक समीकरण ये भी चल रहा है कि 6, 7, 8 विधायक अगर जेडीयू के टूट कर आ जाएं तो आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी मिलकर अकेले वहां सरकार बचा सकते हैं, मतलब तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये कितना काबिल है? और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि इंडिया वाला गठबंधन आखिर है कहां, क्या हालचाल है उसका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और हमारे साथ नीरज शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं। नीरज जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और चौधरी विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनकी पार्टी लगातार किसानों, नौजवानों के लिए काम करती रही है और इस देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह की ये पार्टी है। चौधरी विजेंद्र, आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने आज शंखनाद किया बुलंदशहर से। मलिक साहब ने भी कहा और हमने भी अपनी प्रस्तावना में इस बात को कहा कि 2014 में इसी इलाके से प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश किया था और तब बीजेपी को 14 की 14 सीटें वहां मिली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। 19 में हालांकि वो परिस्थितियां बदल गई। आपके लिए बड़ी चुनौती है, आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के लिए, अगर कोई गठबंधन है तो। 2024, 2019 और 2014 से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसा आप देखते हैं कि मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समीकरण बदले हुए हैं। किसानों की जो मांग है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या एमएसपी के मुद्दे हैं, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती होगी इन सब चीज के लिए। लोकदल हमेशा किसानों के हित की बात करती है और हमेशा किसानों का संघर्ष करती रही है। जैसे आपने आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों का गन्ने का रेट बढ़ा दिया। गन्ने का रेट आंशिक रूप से बढ़ाया है। दूसरे प्रदेशों में अगर आप आज देखेंगे, क्या हरियाणा हो, पंजाब हो, वहां के किसानों की क्या दशा है, वहां पर गन्ने का क्या रेट दिया जा रहा है, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने ऐसा भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगाड़ दिया कि उत्तर प्रदेश के किसानों को वो रेट भी नहीं दिया जा रहा जो हरियाणा या पंजाब में दिया जा रहा है। चौधरी विजेंद्र सिंह, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं कि वो चुनाव किस तरह लड़ती है। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मलिक साहब ने इस बात को इंगित भी किया कि वो 6-7 महीने से बहुत अटैकिंग मोड पर उत्तर प्रदेश में, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण 80 सीटें हैं और यहीं से बहुत वर्षों से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत हुई कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है केंद्र का, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोगों का भी पता ही नहीं चल रहा कहाँ है गठबंधन, कौन है सीट, कहाँ से लड़ोगे, क्या स्थिति होगी। गठबंधन नाम की कोई चीज़ है क्या आपकी कि अकेले अकेले लड़ोगे सब लोग? आपका और सपा का तो शायद कुछ हो गया, लेकिन इंडिया वाला गठबंधन कहाँ है आपका? गठबंधन कोई विकल्प नहीं है सत्ता में आने के लिए। सत्ता में आप तभी आ सकते हैं जब आप किसान, गरीब, मजदूर, दलित की बात करेंगे। जहां तक आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, किसान पार्टी, किसान नेता, लोकदल पार्टी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। हमने कभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखा। आज भी हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते, ना हम अटैकिंग मोड की बात करते। हम ये चाहते हैं कि एक सर्व समाज स्थापित हो, सर्व समाज की स्थापना हो और सभी को एक दृष्टि से देखा जाए। आज की डेट में किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान सड़कों पर है आज की डेट में। आप खुद गवाह हैं, एमएसपी पर सरकार को वापस जाना पड़ा। आप खुद गवाह हैं कि किसानों को कम से कम 400 रुपए प्रति कुंटल का भाव मिलना चाहिए। जितने भी यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, विराजमान हैं, वो सब कहीं ना कहीं मेरी बात से सहमत होंगे। ठीक बात है।
नीरज शर्मा को मैं चर्चा में शामिल करूं इससे पहले एक और मेहमान का परिचय कराता हूं। सैफ खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सैफ खान साहब, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। नीरज शर्मा, प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टीस तो है ही। जैसा अभी विजेंद्र सिंह ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में एक भी सीट नहीं है, 14 के मुकाबले 19 में सीटें काफ़ी कम हो गई। उसके बाद किसान आंदोलन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। परिस्थितियां आपके लिए इतनी आसान नहीं है और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आंशिक रूप से आपने 20 रुपया कुंटल बढ़ा दिया है। क्या कैसे मुकाबला करेंगे? आरएलडी, सपा, बहुत सारे जो फैक्टर हैं वहां पर। देखिए, ये तो सब विपक्षी दल जानते हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबकी चाहत बन चुकी है जी। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये एक जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और निश्चित तौर पे पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अपने इस नारे को चरितार्थ किया है और सबका साथ भी, सबका विकास भी हुआ, सबका विश्वास भी हासिल करने के उपरांत और जो कहा वो किया। और उसके परिणाम ये थे कि लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब ये जाएगी, जो कहती है वो करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और उनके नेतृत्व में बनने के बाद ये बिल्कुल निश्चित कर दिया कि जो जो हमारे वायदे थे, जो जो हमारे मुद्दे थे, वो हमने सारे के सारे पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, हम पूरे 5 वर्ष तक उसका कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ के काम करता है, ये सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है चुनावी मोड में, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा 5 वर्ष जनता के बीच रहती है, जनता का काम करती है हर क्षेत्र में, चाहे वो किसानों की समस्या रही हो, चाहे वो मजदूरों की समस्या रही हो, चाहे व्यापारियों की रही हो, सबके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल हृदय से सब सोचने का काम किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 का चुनाव बहुत भिन्न होगा। जो इंडिया गठबंधन का खौफ हमको दिखाया जा रहा था, वो ऐसा भी कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। गठबंधन का खौफ आपके सामने है। बीच में मत बोलिए कृपया, प्लीज प्लीज प्लीज। मेहमानों से मेरा अनुरोध है, बीच में नहीं, किसी मेहमान को डिस्टर्ब मत करिए। बोलिए शर्मा जी। मैं आपको शांति से सुनूंगा। 2024 का चुनाव आएगा, ये भी बहुत विभिन्न अलग प्रकार का चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए आने वाले समय में 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 पार सीटें प्राप्त करेगी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की जनता को, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को मोदी जी पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। हाँ, अभी इस गारंटी का जिक्र मलिक साहब कर रहे थे कि भाई ये एक ही चेहरा, एक ही नेता, कोई आगे नहीं है। मोदी की गारंटी का सवाल है। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल जी, स्वागत, आभार, बहुत धन्यवाद। और सैफ साहब के पास मैं जाऊंगा। सैफ खान साहब, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी संधान कर दिया है, एक बिगुल फूंक दिया है। मीडिया में तो यही खबर है कि बिगुल है उत्तर प्रदेश के लिए, और उसको लेकर भी हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बिगुल जाटलैंड से और सियासी तूफान बिहार में। आपके जो गठबंधन के नायक नीतीश कुमार जी, उनके क्या हाल चाल हैं? गठबंधन है भी आपका, अभी नहीं है। कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, कांग्रेस के लोग कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। तो बड़े असमंजस में जिस तरीके से आप लोगों ने टेम्पो बनाया था, अब तो बड़ी गंभीर स्थिति है। अब तो जनता कैसे भरोसा करेगी कि भाई मोदी के खिलाफ कोई खड़ा होगा? जो विरोधी वोट है उसको तो लगेगा कि भाई ये तो खड़े होते हैं, लड़ते हैं, फिर बिखर जाते हैं। सैफ साहब, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि अगर आप नीतीश की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की या जेडीयू की बात करते हैं, तो वो ये देख चुके हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो जो बिहार में सरकार चला रहे थे, तो कैसे उनके सांसद और विधायकों को तोड़ के, यानी खरीद के जो है जनता का पैसे का क्या दुरुपयोग किया जा रहा था, ये वो अच्छी तरीके से देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि बहुत समझदार हैं नीतीश कुमार जी जो है, वो ऐसी कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। ये आश्वासन मैं आपके चैनल पर ये देता हूं कि ऐसा कुछ भी जो है होने नहीं जा रहा है। दूसरी आपने बात की, जो चुनावी बिगुल की बात कर रहे हैं आप जो है,
ये बिगुल वैसा ही बिगुल है। नहीं, इसमें ये भी बता दीजिएगा यूपी में क्या है, यूपी में क्या गठबंधन का क्या हाल चाल है, अखिलेश जी 1-2 सीटें आपको देंगे कि नहीं देंगे? साथ में ये भी जुड़ा हुआ सवाल है सैफ साहब। जी बिल्कुल, मैं जो है उसके ऊपर भी आऊंगा, सपा के ऊपर जो है, पर मैं पहले ये जो चुनावी बिगुल की है जुमले की जो बात करते हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज, आपको याद होगा बुलेट ट्रेन, 15 लाख रुपए, अच्छे दिन, या 50% मूल समर्थन जो है वो किसानों को दिया जाएगा। ऐसे ही सब ये बिगुल चलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, अगर ईवीएम पे इलेक्शंस ना हो और बैलेट के ऊपर इलेक्शंस हो तो बहुत जल्दी जो है भारतीय जनता पार्टी को, जहां से शुरुआत हुई थी 2 सीटों पे, उस पे आ जाएंगे। 31 तारीख को धरना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है, जो वकील जो है कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी लोग ये कार्यक्रम आपका देख रहे हैं वो शामिल हों उसमें जो है, और इस ईवीएम को पे जो है रोक लगाई जाए कि फिर जो अगर बैलेट पेपर पे होता है तो चुनावी रिजल्ट जो है वो 400 तो छोड़िए 2 के पार भी जाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल है, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो विकास की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, ये जो जुमलेबाजी है ये अगर ये छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। एक एवरेज जीडीपी, एक एवरेज ग्रोथ रेट क्या था इंडिया का यूपीए 1 और यूपीए 2 में, और आपका क्या है जरा बता देंगे? ये जानते भी हैं ये, या सिर्फ बैठ के चैनल पे जो है सिर्फ हवाई बातें करने आती है? 6.8% जो है वो यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो है एवरेज ग्रोथ रेट रहा है, जो आज भी क्रॉस नहीं हो पाया, 6.5% के ऊपर है। ये बात करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इस वक्त 7.38% के ऊपर है। ये बात करेंगे जो है विकास की, गरीबी, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने आंकड़ा निकाला, जहां हम 55वें रैंक के ऊपर थे, आज 117वें रैंक के ऊपर जो है खड़े हैं। यानी हमारे देश की भूखमरी और गरीबी जो है वो और बढ़ गई है। और ये जो है विकास की बात कर रहे थे और अभी किसानों के लिए बात कर रहे थे, 700 किसान शहीद हो गया इन 3 कानूनों को लेके। मोदी जी के कानों में कोई फर्क नहीं पड़ा जो है ना, आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा जो है ये बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ सरकार तोड़ना, जनता के खून पसीने का पैसा जो दुरुपयोग करके लोगों को तोड़ना, ये बहुत अच्छी तरीके से आता है। और अगर बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होते हैं, मैं आपको सैफ साहब अदब के साथ में दो प्रश्न, सैफ साहब अदब के साथ में 2 प्रश्न आपसे, इससे जुड़े हुए प्रश्न है। एक तो ये कि अगर ईवीएम इतनी ही खराब है तो आप लोग, आपका गठबंधन, सारे लोग क्यों नहीं धरने पर बैठ जाते कि मैं अब चुनाव तभी लड़ूंगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा? सारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा सब कुछ छोड़ के आप बैठ जाइए आके, सारे लोग, सारे गठबंधन के लोग, ओके भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मोदी जी अकेले चुनाव लड़ लें, प्रधानमंत्री बन जाएं, सरकार चलाएं। एक तो ये मेरा सवाल है। और दूसरा, आपने बहुत सारी बातें कही, जीडीपी और तमाम चीजों की बातें कही, तथ्यात्मक रूप से आप सही हो सकते हैं या हैं, लेकिन ये बातें नीचे तक रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? वो धड़ाधड़ चुनाव जीतते जा रहे हैं 3 राज्यों में, जिसमें आप जीत रहे, उठा के आपको बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया। लगातार जो आप गठबंधन बनाए हैं उस गठबंधन की क्या हालत है, इस पर भी तो गौर करेंगे सैफ साहब। सबसे पहले मैं आपकी बात जो है ईवीएम्स के ऊपर जो आपने कहा, 45 पॉलिटिकल पार्टी, हम ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लिखवा रखी, और हमने अभी भी जो है इलेक्शन कमीशन से मांग रखी है इस चीज की जो है कि एटलीस्ट जो वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं वो जनता को देना शुरू कर दीजिए कि हम मैच कर सकें। मगर नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनके जीतने का ही राज है ये। जो अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि अभी मौजूदा जो असेंबली के इलेक्शंस हुए और आपकी पार्टी ऐसी हो रही है, वो इसका राज जो है वो यही है कि जो ईवीएम सपोर्ट कर रहे हैं। साहब इसका इलाज क्या है? 15,000 जनता क्या करे? आप देश की जनता क्या करे? आपकी बात से देश की जनता सहमत हो जाएगा भाई मोदी जी की पार्टी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, लेकिन करे क्या? को पहले अवार्ड दिया जाता था, आज जो है 15,000 कंप्लेंट तो सिर्फ महाराष्ट्र से जो रजिस्टर हुई है। क्यों नहीं? जब इनके सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में जाकर हलफनामा दे सकते हैं, आडवाणी जी दे सकते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, तो अब उनकी बात जो है ये ठीक है, हम ईवीएम पे चर्चा कर लेंगे, थोड़ा विषय परिवर्तन नहीं करते, मैंने आपको पूरा मौका दिया। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कब तक तय हो जाएगा कि यहां भी अखिलेश जी, ममता जी और नीतीश जी की राह पर जाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया अलायंस जो है वो कोशिश यही है कि हम एक मजबूती से इंडिया अलायंस के तो उसके ऊपर जो है सब लोग इलेक्शन लड़ सके। मगर अगर किसी स्टेट के अंदर जो है कोई जो स्टेट लेवल की पार्टी है वो नहीं मानती, जैसे सीट शेयरिंग पे अगर तृणमूल कांग्रेस की बात आ रही है कि 2 ही सीटें की बात हो रही, तो 2 सीटें हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो कहां से हम जो है जो गठबंधन के आप ये बात कर रहे हैं? और अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो पूरे देश में जो है सक्षम है,
कहीं पे भी इलेक्शन लड़ने के लिए हम हर जगह तैयार हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप लड़ते हैं, सहमत हूं मैं, आप लड़ सकते हैं, आपके पास पूरे देश पैन इंडिया की मात्र पार्टी है, लेकिन नतीजा क्या होता है? आप 100 लड़ते हैं तो 80 हार जाते हैं। स्थिति तो ये है ना, दिक्कत ये है। नहीं देखिए, जाहिर सी बात है, जनता का प्यार हमें वैसे हिमाचल में अभी मिला। जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो हिमाचल लगातार हर स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो रिजल्ट देखने को मिला। चुनावी जो अभी छत्तीसगढ़ और इसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो उसकी कंप्लेंट्स भी हमने देखी है, जिसका मैं ईवीएम्स का बार बार आपको जो है जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं राज जो है वो उससे ही जुड़ा हुआ है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जल्दी ही लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो धरना जरूर देंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। चंचल यादव, मैं आपके पास लौट रहा हूं, बल्कि आ ही रहा हूं पहली बार। चंचल यादव, उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नाम की चीज होगी? क्योंकि ममता बनर्जी अलग चल पड़ी, नीतीश कुमार के बारे में सबको खबर है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी अलग रास्ता, और आप लोगों में तीनों में सलाह भी रहती है, ममता जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी, केसीआर जी, ये आप लोग एक अलग महागठबंधन बनाने जा रहे थे, तीसरा मोर्चा। तो क्या अब ये माना जाए कि ममता बनर्जी के बाद, केजरीवाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं मान के बयान के बाद, और नीतीश कुमार के अगले रुख का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद क्या अखिलेश यादव भी कांग्रेस को बाय बाय कह देंगे और खुद अकेले लड़ेंगे? कोई गठबंधन यहां नहीं होगा, आप आरएलडी है उसके साथ में लड़ेंगे क्या? अनम्यूट करिए चंचल जी। जी सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो समझने की, सबसे पहले हमारे जो बीजेपी के साथी ने बहुत सारी बातें की अभी, मैं पहले उनके जवाब पे आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किसानों का काम किया हमने, छात्रों, नौजवानों, मजदूरों का काम किया हमने। आप खुद सोचिए 2014, इस समय 2014 से पहले महंगाई जो सामान्य किसानों की बात मैं कर लूं, जो किसान उपकरण हुआ करते थे, तकरीबन 40 से 50% के ऊपर बढ़ोतरी हो गई है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जिसके ऊपर कभी किसी उपकरण को भी कोई जीएसटी लगती थी, कोई टैक्स लगता था, उन सबके ऊपर जीएसटी लेके आई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज नौजवान इतना परेशान है, बेरोजगारी से इतना परेशान है कि आपको आए दिन सुसाइड्स आपको देखते होंगे उत्तर प्रदेश से लेकर अनेक राज्यों में। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है। ये केवल धर्म के आड़ में जो इनके जो काले कारनामे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हैं, उसके पीछे छुपना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी गारंटी, जो हमारे बीजेपी के साथी बैठे, जो मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, आप मुझे बताओ कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहां है? आपने 100 दिन के अंदर गंगा सफाई की बात कही थी, 2022 से गंगा सफाई की बात कही थी, गंगा साफ हो गई क्या? 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात आपने कही थी, काला धन आने की बात तो छोड़ दो, आप 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया एक्सिस बैंकों में। और आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज किसान की हालत यह है कि किस तरीके से वो सर्वाइव कर पा रहा है, और सारे के सारी जो फसलें, ठीक है। अब मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दे दो चंचल यादव, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दे दो। आपकी बातें सारी आ गई, नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग मोदी जी गारंटी, मोदी जी गारंटी, उसके पीछे आज उन्होंने कैंपेन भी लॉन्च किया कि मोदी की गारंटी ट्रस्टेड है, ट्राई एंड ट्रस्टेड है, इसीलिए जनता उनको प्यार दे रही। आज कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया इसको। मैं बता रहा हूं, सुनिए, अब ये जुमलेबाजी 10 साल होती है, इसके ऊपर नहीं चलती है। और ये जुमलेबाजी, झांसेबाजी जो है, ये इन्होंने जो बहुत अभी इवेंट मैनेजमेंट किया है, उसके पीछे जनता अपने आप को खुद समझ रही है और जान भी रही है। इन्होंने जितना करना था आती करनी थी। अरे गठबंधन पे कोई जवाब दे दो भैया चंचल यादव, गठबंधन है कि नहीं है? कोई उत्तर प्रदेश में होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस को सीट दोगे कि नहीं दोगे? कैसे चुनाव लड़ोगे? कुछ रोड मैप रखोगे? और आप देखेंगे सारी चीजें मीटिंग के माध्यम से सारी चीजें हल हो जाएंगी। और बीजेपी के लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कैसे दरार पड़े। मैं आपको बताता हूं, उनके यहाँ खुद ही वो समस्या है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी गठबंधन है, ऑलरेडी राजभर जी कुछ और बोल रहे हैं, ऑलरेडी जो हमारी पटेल जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी कुछ और बोल रही हैं, इनके जो संजय निषाद जी, उनका अलग ही डिमांड है। तो पहले अपने घर की बातें सुलझाएं। जो 38 पार्टियों का गठबंधन इनका है, वो पहले उसके बारे में सोचे। हमारा इंडिया अलायंस में जो भी उन मतदाताओं का क्या करें? वो मतदाता बेचारे क्या करें? आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, आप सभी को बधाई भी मेरी ओर से। आज वो मतदाता क्या करें जो कम से कम वो बहुत सारे ऐसे मतदाता जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते,
वो क्या करें? आप लोग आपस में सिर पटौल कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? अब वही बीजेपी को मौका मिलता है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आज के समय में जो इन्होंने नई शिक्षा लेके आए हैं, ये नई शिक्षा नीति आई है, मैं सारी बातों से सहमत हूं चंचल भाई, लेकिन आप मुद्दा बना कहां पा रहे हो? आप पहले आपसी में लड़े पड़े हो, मुद्दा कहां बन रहा है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात को रख रहे हैं। चलिए, और निश्चित तौर से आपको मुबारक हो आपका लोकतंत्र। में मलिक साहब की तरफ रुक कर रहा हूं। मलिक साहब, आपके पास आ रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था। मलिक साहब, ये पूरे गठबंधन, इंडिया वाले गठबंधन को लेकर आप क्या राय रखते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इस समय बड़ा मौजूद है, क्योंकि नीतीश कुमार अलग अलग तिरछी नजर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ दो टूक कह दिया है। कल मेरे साथ टीएमसी के नेता शुभांकर भट्टाचार्य थे, वो कह रहे थे कि अरे मैं तो पहले दिन से पोस्ट पोल अलायंस के लिए जा रहा था गठबंधन के साथ में, पता नहीं अब बैठकों में क्यों आई दीदी और क्यों क्या मसला रहा। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है। क्या कोई मोदी के सामने कोई विकल्प विपक्ष दे पाएगा क्या? ये सवाल है आपसे मलिक साहब। देखिए दुर्गेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि मोदी जी इस चुनाव में शाम दाम दंडभेद करते हुए पूरी कोशिश करेंगे गठबंधन के लोगों को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। आप अगर यहीं पे देखें अपने पैनल पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने तमाम विकास और तमाम योजनाएं गिनवाई। दूसरे जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं वो रोजगार की, महंगाई की, किसानों की बात कर रहे हैं। मैं विपक्ष वाले प्रवक्ताओं से एक सवाल करना चाहता हूं जी। 2022 से पहले 13 महीने बहुत गहन आंदोलन दिल्ली में चला था और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था। लगभग 750 किसानों ने शहादत दी थी। उसके बाद भी 60% किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों? दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसी भी इवेंट को बनाती है, मतदाता को लुभाती है, उसमें गठबंधन बहुत पीछे है। मैंने पहले भी कहा आपको कि गठबंधन की कोई तैयारी, फुल प्रूफ तैयारी मुझे आज तक दिखाई नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी सीट बाय सीट गहन तैयारी कर रही है पिछले 6 महीने से, और वो तैयारी वैसे नहीं कर रही है कि हम विकास कार्य बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जैसे शर्मा जी ने, वो नहीं बता रही है। वो ये बता रही है कि कौन सी अपनी वोट हैं जिनको हम तुरंत बनवा लिया जाए, अपडेट किया जाए, कौन सी ऐसी वोट हैं जो हमारे विरोध में जा सकती है, उनको हम कैसे कटवा दें। वो इस धरातल पे इस चीज का काम कर रही है। अगर आप विपक्षी दलों की बात करते हैं, उनको तो यही नहीं पता कि हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी श्योर है किसी सीट पर कि हम तो इस पर लड़ेंगे, यही लड़ेंगे? 2-4 सीटें हो सकती है। आरएलडी श्योर है, कांग्रेस श्योर है, इनको पता ही नहीं है। अभी तक तो यह भी निश्चित नहीं है कि मायावती जी ने कह दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। अगर उनका मन बदल जाए अगले 15 दिन में, 20 दिन में, तो वो भी जा सकती है कांग्रेस के साथ। अगर वो कांग्रेस के साथ जाती हैं तो फिर गठबंधन की क्या स्थिति होगी? और आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अमले में कौन कौन से हथियार हैं, क्या उनका आपको कुछ खोज खबर है? उनके पास कौन कौन से बाज हैं, कौन कौन से गिद्ध हैं, कौन कौन से कबूतर हैं, कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं? उनका मुकाबला गठबंधन के लोग कैसे करेंगे? एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा, अभी जैसे मैंने कहा लगभग 7 महीने हो गए हैं गठबंधन की कवायद को, अभी तक उसमें नतीजा सिफर है। मैंने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, सीटों पर समझौता अभी तक नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए कि जो मुख्य दल के मुख्य नेता हैं उनसे 1 to 1 वो बात करें? अगर वो 2 दिन दिल्ली में आ सकते हैं यात्रा को रोक के, तो वो एक दिन मुंबई भी जा सकते हैं, एक दिन कलकत्ता भी जा सकते हैं, एक दिन दिल्ली में वो नीतीश कुमार के साथ भी बैठ सकते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आमने सामने बैठे तो 2 घंटे में सीटों का फैसला हो गया जी। अगर इनके सेकंड लाइनर नेता बैठे होते तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि नतीजा कुछ निकलता ही नहीं। वो कहते हम शीर्ष नेतृत्व तो पूछ के बताएंगे आपको जी। तो जब तक आप सीरियसली नहीं करेंगे, अभी यहां पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे का विश्वास ही नहीं है। अब और दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया में कुछ सुगुपा छोड़ देती है, कभी नीतीश का सिगुपा छोड़ देती है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे अभी पीयूष जी ने भी कहा, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे।
मलिक साहब, बहुत भारतीय बड़ा जनता दावा है, पार्टी में बहुत बड़ा जाने का दावा है, मतलब है और उनका आप बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दावा है आपकी ओर से। जो परिस्थितियां हैं, पूरा राष्ट्रीय मीडिया यही कह रहा कि अब गए कि तब गए। बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा भी आपस में करवा दिया है, और डिप्टी सीएम 2 नीतीश के होंगे, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये भी सब तय कर दिया है मीडिया ने हमारे। उनको किसी ने पैर में चेन नहीं बांधी हुई है कि नहीं जाएंगे, जा सकते हैं वो, लेकिन वो उनके लिए सुसाइड अटेम्प्ट होगा अंतिम। वो सियासी आत्महत्या करेंगे, राजनीतिक आत्महत्या कर लेंगे अगर वो जाते हैं जी। लेकिन वो सुलझे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा दिमाग कर्पूरी ठाकुर की जो 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी वहां पे था जी। और दिल्ली आते ही उन्होंने निर्णय लिया। यहाँ किसान सोच रहे थे चरण सिंह को भारत रत्न मिलेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, और एकाएक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। तो ये सब रणनीतिक दांव पेच जो है, इसमें गठबंधन बहुत पीछे है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अच्छा, मलिक सर, अदब के साथ में एक और छोटा सा प्रश्न, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। आपको लगता है क्या, या आप आश्वस्त दिख रहे हैं कि जो मोदी के सामने इंडिया का गठबंधन आखिरी तक स्टैंड करेगा और चुनाव की घोषणा होते होते ये गठबंधन बनाम मोदी रहेगा, क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए दुर्गेश जी, मुझे लगता है गठबंधन रहेगा और गठबंधन में कई सारी पार्टियां आखिर तक चलेंगी, चुनाव भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंस है, गठबंधन से कहीं ना कहीं भयभीत है भारतीय जनता पार्टी भी, और उसी को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम सामधाम दंडभेद कर रही है। अगर आप ईडी देखेंगे, ईडी की लगातार टीमें महाराष्ट्र, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह बहुत तेजी से लगी हुई हैं। अगर इस तरह की चीजें नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। और आज जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी थोड़ी ढीली पड़ गई है, या नीतीश कुमार ढीले पड़ गए, लालू ढीले पड़ गए, वो बदल गए, शरद पवार जी कुछ नहीं बोल रहे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो सियासत चल रही है, जो शाम दाम दंडभेद की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, वो काम कर रही है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता हैं उनसे उठाया था कि एक साथ गठबंधन के तमाम नेता, तमाम पार्टियां क्यों नहीं बहिष्कार कर देती चुनाव का, अगर इतने कॉन्फिडेंट है क्यों नहीं कर देती? अगर इनको ईवीएम में लगता है, अगर ये श्योर है कि ईवीएम में कुछ घोटाला घपला है, तो ये बहिष्कार करें, चुनाव का बहिष्कार कर दें, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? तो ये भी एक सोचनीय विषय है। जी 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 जी। एक 5 सेकंड का रिएक्शन, बस 5 सेकंड, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी, बहुत जल्दी में, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलिए, क्यों नहीं आप लोग एक साथ आ जाते हैं? मलिक साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है, मैंने भी रखा है कि अगर आपको लगता है ईवीएम में खराबी है तो क्यों नहीं आ जाते मैदान में? लोग एक साथ हैं, सारा विपक्ष एकजुट है। जहां तक आपने प्रश्न किया कि पिछले समय जो 3 स्टेटों में चुनाव हुए, 3 में नहीं 4 स्टेटों में चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, आंकड़े आपके पास होंगे जो जनता को नहीं मालूम है। अगर टोटल परसेंटेज वोट आप करते हैं तो विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से 1 मिलियन यानी 10 लाख वोट ज्यादा मिले। आप अपने आंकड़े चेक कर सकते हैं। आप तेलंगाना भी जोड़ दोगे, सब जोड़ दोगे तो हो ही जाएगा। सैफ खान बहुत जल्दी में, सैफ खान चौधरी साहब, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सैफ खान 5 सेकंड जल्दी से, आप लोग क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आते भाई? सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि इंडिया अलायंस का अभी भी वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से ज्यादा है, और एनडीए की वोट शेयर से केवल 5 या 6% जो है कम है। अगर इसमें बसपा शामिल हो जाती है तो फिर जो है ये आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा, और ये भी हम तब चंचल यादव चले जाएंगे, फिर आंकड़ा कम हो जाएगा। 2019 में बसपा अगर शामिल होगी तो चंचल यादव चले जाएंगे। चंचल यादव, सतपाल मलिक जी ने आराम से बताया, पूरी डिटेल बताई कैसे उन हमारी शहीदों के खून की। सैफ साहब माफी के साथ मैं रोक रहा हूं चंचल यादव, बस 2 सेकंड में जल्दी से। कि ये चुनाव जो है आम जनता का गठबंधन बनाम मोदी जी के झूठ और जुमलेबाजी, झांसेबाजी, और हम लोग इनके झूठ का पर्दाफाश गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं और आम जनता के सामने जा रहे हैं। और आप निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश, ठीक है पीयूष पंत 5 सेकंड में अंतिम टिप्पणी, बस हो गया, समय खत्म। पीयूष पंत 5 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। और इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जो है घबराहट है, वो भले से वहां पे मंदिर। चंचल भाई अब वक्त नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल। पीयूष पंत 5 सेकंड में अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। पीयूष पंत, मुझे लगता है जी दुर्गेन जी,
मोदी सरकार ने जो है कि इस समय स्थिति यह है कि हर भारतीय जो है 30,000 उस पर कर चढ़ गया। जो मोदी सरकार ने आज हुंकार भरी कि हम तो विकास करते हैं और विकास की बात करते हैं, विकास का ये हाल है। आप कैसे कर रहे हैं? उधारी आप कर्ज लेके कर रहे हैं कि पूरा देश कर्ज में डूब चुका है। और जो है अभी आप देखिए IMF की ने एक आंकड़ा दिया है पूरा, उसने ये वार्निंग दी है कि भारत की GDP लगभग उसके कर्ज के बराबर होने जा रही है। तो आप सोच लीजिए क्या हालात हो रहे हैं। तो ये जो कर्ज लेके आप तमाशा कर रहे हैं, उससे आपके माली हालात क्या हो रहे हैं, और उसमें जो आप धर्म की चाशनी लगा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में क्या बहुत शुक्रिया पीयूष जी, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। सैफ खान साहब बहुत धन्यवाद। चंचल यादव आपका भी आभार। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह आपका भी धन्यवाद। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे खास कार्यक्रम मंथन में जुड़ते हैं और हमें अपना स्नेह प्रदान करते हैं। सवाल यही है कि चुनाव परसेप्शन का खेल है, एक धारणा, और वो धारणा भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाने में कामयाब हो रही है कि विपक्षी गठबंधन खड़ा नहीं हो सकता उसके खिलाफ। लेकिन सच इससे अलग भी हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि तैयारी में विपक्षी गठबंधन काफ़ी पीछे है। नीतीश कुमार पर नज़र रहेगी, उनका कदम विपक्षी गठबंधन की पूरी रूपरेखा और भविष्य तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।